नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इस समय बिहार चुनाव के बाद बिहार में जिस तरीके से एसआईआर आनन फानन में चुनाव आयोग ने करवाया और उस एसआईआर के आधार पर जो मतदाता सूची बनी है, उस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव भी करा लिए बिहार में, और चुनाव के नतीजे वही आए हैं जिनकी आशंका जताई जा रही थी कि एसआईआर करवाया किस लिए जा रहा है, क्यों इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई अभी चल रही है। यह अलग बात है कि चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर ख़त्म भी हो गए और सुनवाई अभी जारी है। 26 नवंबर को उसकी अगली डेट लगी हुई है। लेकिन इसी बीच में चुनाव आयोग ने 12 दूसरे राज्यों में भी, अन्य राज्यों में भी 12 और राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी। 4 नवंबर से इसकी शुरुआत भी हो गई और ये भी उसी आनन फानन में हो रहा है जिस तरीके से बिहार में कराया गया, यानी 1 महीने के भीतर। आमतौर पर इससे पहले 2003 में हुआ था एसआईआर, और एसआईआर हमेशा होता भी नहीं है, एसआर होता है, स्पेशल रिवीजन। एसआईआर लंबे समय के बाद होता है, और इससे पहले जब 2003 में हुआ था तो बाकायदा पूरा 1 साल का उसमें समय लगा था। ये इतनी हड़बड़ी वाली प्रक्रिया नहीं होती है जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है। और ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग इतना ज्यादा प्रेशर डाले हुए है अधिकारियों के ऊपर कि उनको जल्दी से जल्दी इसे कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बीच में ही वो 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा करता है। अब ये इसके पीछे बातें कही जा रही हैं कि इन 12 राज्यों में, और ये सारे बड़े राज्य हैं जहां पर कराया जा रहा है, और आप देखिए कि असम में नहीं कराया जा रहा है, वहां स्पेशल रिवीजन हो रहा है। इन 12 राज्यों में देखेंगे तो भारतीय जनता, और इसके तार अब जुड़ते जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया था। उसको ये विश्वास था कि उसको 400 का तो नारा दिया गया था, नारे को हम जुमला समझ भी सकते हैं, लेकिन उसको पूरा भरोसा था कि अकेले दम पर उसकी 300 के पार सीटें आएंगी, और गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर वो 360 370 सीटें लाएगी। इसकी पूरी उसकी कामना थी। हो सकता है 400 पाने की भी अभिलाषा रही हो, जो नारा दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। संविधान का मुद्दा और तमाम मुद्दे जिस तरीके से रहे वो हावी रहे, और बीजेपी 240 पर सिमट गई और 292 सीटों पर पूरा का पूरा गठबंधन सिमट गया। इनको यहां पर सिमटाने में 3 राज्यों की बड़ी भूमिका रही, खासतौर पर 2 राज्यों को अगर देखा जाए तो इनमें है राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70-72 सीटें मिली थी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ, लेकिन महज 33 सीटों पर, 34 सीटों पर जाकर सिमट गई 2024 के लोकसभा चुनाव में। 37 सीटें, 37 और 6 सीटें यानी 43 सीटें चली गईं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद दूसरा बड़ा नुकसान उसे हुआ महाराष्ट्र में। वहां 48 सदस्यीय वहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं, सिर्फ 18 सीटों पर जीत हासिल हुई बीजेपी को, और गठबंधन को 30 सीटों पर, इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई। तो ये कहने का मतलब ये है कि और भी राज्यों के जो अपने परिणाम रहे, पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। पश्चिम बंगाल में पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको 18 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में 12 सीटों पर सिमट गई। तो कई ऐसे राज्य रहे जहां उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जहां उसको नुकसान उठाने की उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके से इन राज्यों में जो नुकसान उठाया, उसकी वजह से उसकी वो अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई कि वो अकेले दम पर 300 पूरा कर ले और गठबंधन के सहयोगियों के साथ 400 के आसपास पहुंच जाए। पर अब ऐसा कहा जा रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और ये बातें चल रही हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और हुआ क्या कि 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद अब बीजेपी तेलुगु देशम की आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु देशम पार्टी है उसकी 16 सीटें हैं, और वहाँ 2 और सीटें हैं पवन कल्याण की पार्टी की। इसके अलावा बिहार की जो 18 सीटें हैं, यानी 12 नीतीश कुमार की, जेडीयू की 5 लोक जनशक्ति पार्टी की, और 1 सीट हम की है यानी जीतन राम मांझी की। 18 और 18 सीटें, ये 36 सीटें मुख्य रूप से हैं जिनकी बैसाखियों पर वो टिकी है। बाकी कुछ छोटी छोटी पार्टियों की सीटें हैं। इसकी वजह से वो बहुत सारे अपने जो एजेंडे में उसके काम
थे जो चाह रही थी कि बदल देना, और विपक्ष का जो आरोप है कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए 400 सीटें पाने की अभिलाषा थी, पाने की इच्छा थी, पाने की कोशिशें थी, वो कोशिशें नाकाम हो गई। पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन कोशिशों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। अगर विपक्ष की माने तो एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में इस तरह से बदलाव किया जा रहा है कि विपक्षी मतदाताओं को हटा दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के मतदाताओं को रखे रहा जा रहा है, और साथ में हर विधानसभा के आधार पर हजारों वोट, कम से कम 10-20 हजार वोट, एक्स्ट्रा वोट्स जो है वो उसमें शामिल कर दिए जा रहे हैं। ये विपक्ष का कहना है। अगर इस तरीके से एसआईआर हो रहा है और 12 राज्यों में जहां पर कराया जा रहा है वहां भी बिहार की ही तरह हो रहा होगा, तो फिर ये एक बड़े अभियान की तैयारी हो रही है, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इस प्लानिंग के जरिए अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे ही एसआईआर हो वैसे ही फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाए, लोकसभा भंग करने के बाद फिर से चुनाव कराए जाएं, और फिर से चुनाव के बाद अगर फिर चुनाव होते हैं, इन राज्यों में एसआईआर हो चुका होगा, और विपक्ष की माने तो इस एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत सुनिश्चित की जाएगी 90% के स्ट्राइक रेट के साथ, जिस तरीके से बिहार में हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये अगर एक प्लानिंग का हिस्सा है, इसकी आशंकाएं अब जताई जाने लगी हैं। और जिस तरीके से तमाम विरोध के बावजूद, तमाम हादसे हो रहे हैं, उनके बावजूद एसआईआर को लेकर इतना अड़ियल रुख अपनाए हुए है चुनाव आयोग, इतना जिद पर अड़ा हुआ है, इस हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। केवल विधानसभाओं के चुनाव अगर होते तो सारे विधानसभाओं में, यानी 12 राज्यों की विधानसभा चुनाव अभी होने वाले नहीं है। कुछ राज्यों में है जहां 2026 में चुनाव होंगे, 4 या 5 स्टेट ऐसे हैं। ऐसे में सभी राज्यों में एक साथ इस तरीके से 12 राज्यों में कराने की क्या आवश्यकता है, और अगर करा भी रहे तो उसके लिए थोड़ा समय दिया जाए। 1 साल का समय लगता है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो अब आप समय दे दीजिए कम से कम 6 महीने का समय, कम से कम 3 महीने का समय। 1 ही महीने के भीतर आप ये सारा कुछ क्यों कर लेना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों के बीच में अब ये आशंकाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं कि शायद इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग हो रही हो। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिल, बहुत सारे संविधान में परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, आरएसएस के एजेंडे में है, उनको यहाँ पर मूर्त रूप दिया जाएगा। क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए लोकसभा में 362 सीटों की ज़रूरत होगी, और अगर इतनी सीटें मिल जाती हैं भारतीय जनता पार्टी को विद एनडीए, तो फिर, और दूसरे ये है कि राज्यसभा में भी अब उसका बहुमत हो चुका है। कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़नी ही है। 20 के करीब राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की, यानी आधे से ज्यादा राज्यों में भी सरकार है। तो संविधान में अपने तरीके से तमाम बदलाव करने में सक्षम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सहयोगी दलों की जहां तक बात है, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, अभी जब अल्पमत में होने के बावजूद उस बीजेपी के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को भारतीय जनता पार्टी ने पारित करवा लिया, इन सब को देखते हुए जो एनडीए के सहयोगी दल होंगे उनसे बहुत ज्यादा विरोध की अपेक्षा अब रहेगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने मन मुताबिक संविधान में जो कुछ भी बदलाव कराना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, वो बड़े आराम से करा लेगी। इसके अलावा जो संविधान में बदलाव, और संविधान में हालांकि बदलाव के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया हुआ है कि संविधान में किसी भी लेवल पर बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो इस मूल ढांचे को परिभाषित करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट में को दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से आजकल ज़्यादातर ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सरकार को फेवर करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े अगर संशोधन भी कर लेगी भारतीय जनता पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट उनमें से कितनों को असंवैधानिक बता पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि ये
आप अपेक्षा उसकी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाए और 2/3 बहुमत रहे एनडीए के साथ, उस स्थिति में आने के लिए वो लोकसभा भंग कराकर मध्यावधि चुनाव करा सकती है। इस स्थिति की ओर बढ़ रही है और हड़बड़ी जो दिखाई पड़ रही है चुनाव आयोग की 12 राज्यों में एसआईआर कराने वाली, उससे भी ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। और क्या वास्तव में ये उसी तरफ जा रहा है कि यहाँ पहले आप एसआईआर करा लीजिए, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए चुनाव आयोग कि हाँ अब हम उस स्थिति में हैं कि हाँ 90% स्ट्राइक रेट दे सकते हैं। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि 90% के स्ट्राइक रेट के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, बाकी सारे कारण तो वो है जो उसको जस्टिफाई करने के लिए किए गए हैं। उनमें चाहे 10,000 रुपये देने हो, चाहे और चीज़ें हों, तो ये चीज़ें एक बड़े कह लीजिए कि खतरे की ओर भी ले जा रही हैं। अगर इस तरीके से एसआईआर होती है और वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली और इस कदर फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है कि वो 90% तक स्ट्राइक रेट उससे आ सकता है, यानी तमाम सीटों पर जितने कैंडिडेट होंगे वो सारे के सारे जीत जाएंगे। इस स्थिति में तो लोकसभा में 400 तक भी पहुंच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तब जो कुछ भी मन होगा मनमाने तरीके से संविधान में बदलाव कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब क्या वास्तव में चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर हड़बड़ी वास्तव में उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसके तहत ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि ऐसा हो सकता है? क्या कुछ है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से हड़बड़ी दिख रही है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो जरूर है। अब क्या है वो देखेंगे, पर चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी अगर दिखा रहा है तो कुछ न कुछ तो कारण है ही। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।